देखो आज हम पढ़ते हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग सबको भाई स्क्रीन दिख रही, वॉइस क्लियर है? आज हम पढ़ने जा रहे हैं कन्फॉर्मल मैपिंग। चलो देखो, मैपिंग का सबको पता क्या होती है? मैपिंग का सबको पता? देखो मैपिंग क्या होती है? W=F(z), इसे हम क्या बोलते हैं? मैपिंग वो होती है। ठीक है, मैपिंग का काम क्या होता है? हर पॉइंट की इमेज देना। मान लिया ये है W=Z², है नहीं? तो यह आई की इमेज क्या देगी? W आई की इमेज क्या देगी? -1। ठीक है, 1 की इमेज कितनी देगी? 1। ठीक है, ये मैपिंग होती है जो क्या करती है, एक तरह से हर पॉइंट की इमेज देती है। अब कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है? देखो, कन्फॉर्मल मैपिंग को समझने की कोशिश करो। कन्फॉर्मल मैपिंग होती क्या है? ठीक है, मान लिया हम यहाँ दो प्लेन लेते हैं, इसे बोलते हैं हम जेड प्लेन। दोनों कॉम्प्लेक्स प्लेन है। ठीक है, जेड प्लेन। एक दूसरा प्लेन लेते हैं हम क्या? डब्लू प्लेन। डब्लू प्लेन, इसमें हमने क्या करा? दो कर्व ले लिए, C1 और C2। C1 और C2। ठीक, इनके बीच एंगल मान लिया हमने थीटा। कैसे नापा? इस थीटा एंगल को हमने C1 से C2 की साइड नापा। ठीक है, अब हमने मान लिया इनकी इमेज क्या है? इनकी इमेज है टो 1, टो 1 और टो 2। ठीक है, इनके बीच का एंगल क्या है? बीटा है। ठीक है, तो हम कब कहेंगे कि ये जो मैपिंग है, मतलब जेड प्लेन से डब्लू प्लेन में गई, W=F(z) इस मैपिंग के थ्रू। ठीक है, ये पॉइंट Z0 था, ये पॉइंट W0 था। तो इस मैपिंग को हम कन्फॉर्मल कब कहेंगे? लिखो, W=F(z) इज कन्फॉर्मल। इसे हम बोलते हैं कन्फॉर्मल इफ थीटा बराबर बीटा, ये दोनों एंगल बराबर हो। ठीक, बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड सेंस। ठीक है, सेंस का क्या मीनिंग है? देखो, ठीक है चलो भाई, अब क्या करूं भाई, आवाज जोर से तो मैं और ज्यादा बोल नहीं सकता। देखो, C1 की इमेज कौन है? टो 1। ठीक है, C2 की अब सही आ रही क्या? बता। C2 की इमेज क्या है? टो 2। ठीक है, और Z0 की इमेज कौन है? W0। सही बात है। अब एंगल हमने कैसे नापा था? यहाँ C1 से C2। तो सेंस का मीनिंग है हम टो 1 से टो 2 नापेंगे। अगर हम टो 2 से टो 1 नापेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे नहीं नापेंगे। तो क्या मैग्नीट्यूड और सेंस दोनों में अगर एंगल बराबर हो तो हम इसे क्या बोलते हैं? मैपिंग को कन्फॉर्मल मैपिंग। सही बात है। अदरवाइज हम इसे क्या बोलते हैं? आइसोगोनल। अदरवाइज कैसी मैपिंग होती है ये? अदरवाइज अदरवाइज आइसोगोनल। क्या बोलते हैं इस मैपिंग को? हम आइसोगोनल मैपिंग बोलते हैं। कन्फॉर्मल मैपिंग का पता चल गया भाई साहब को क्या होती है कन्फॉर्मल मैपिंग? किसी को कोई दिक्कत नहीं कन्फॉर्मल मैपिंग में? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो तुम्हें क्या करना, अपनी कॉपी साथ रखो, इसे समझते चले जाओ। ठीक है, हमने मान लिया लेट F(z) बी ए एनालिटिक फंक्शन। F(z) क्या है? एनालिटिक फंक्शन है किसी डोमेन D में। इफ F'(z) नॉट इक्वल टू 0, उसका डेरिवेटिव Z0 पे क्या है? नॉन जीरो है। तो वो कह रहा कि वी कैन एक्सप्रेस, हम इसे किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? इस फॉर्म में F(z)=F(z0) प्लस F'(z0) इंटू Z-Z0 प्लस ईटा Z, Z-Z0। और जो ये ईटा जेड है, ये जीरो की तरफ टेंड करता है। कब? जब Z Z0 की तरफ टेंड करता है। ठीक है, देखो ये मत पूछना कि ये लिखा कैसे गया ऐसे। ठीक है, अब क्या है यहाँ, ये एक तरह से हमने इसका एक्सपेंशन खोलने की कोशिश करी। ठीक है, अब जब Z Z0 के बहुत पास है,
ठीक, तो वो कह रहा कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, इसका हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन ऐसे ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं इसे एस जेड। एस जेड क्या है, ए प्लस बी जेड माइनस जेड नोट, क्योंकि ईटा जेड तो जीरो हो गया, जहां ए क्या है एफ जेड नोट है और बी क्या है एफ डैश जेड नोट है। ठीक है भाई, कोई जुड़ना चाह रहा मैं एक बार उसे जोड़ लूँ। सचिन अभी तो थोड़ी सी देर पहले तो जुड़ा ही था। ठीक है, देखो भाई, अब क्या, सिंस ईटा जेड टेंस टू जीरो व्हेन जेड टेंस टू जेड नोट फॉर द पॉइंट्स नियर जेड नोट द ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर एफ जेड हैज एन इफेक्ट मच लाइक लीनियर मैपिंग डब्ल्यू बराबर एफ जेड। ठीक है, देखो ये कह रहा कि जब जेड जेड नोट को टेंड करता है तो जो हमारी मैपिंग है डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड, वो क्या करती है, लीनियर मैपिंग की तरह कार्य करती है, लीनियर मैपिंग की तरह। ठीक है, चलो, अब वो क्या कह रहा है कि नव वी शो दैट द मैपिंग डब्ल्यू बराबर एफ जेड आल्सो प्रिजर्व्स एट एंगल जेड नोट। वो कह रहा कि अब हम दिखाएंगे कि वो जेड नोट पे एंगल को भी प्रिजर्व करती है। देखो इसे दिखाना बड़ा आसान है, अभी हम एक थ्योरम भी प्रूफ करेंगे। हमने क्या मान लिया, कोई क्या हो रहा है यार। देखो हमने क्या मान लिया, हाँ, हमने मान लिया सी क्या है, सी कोई कर्व है जेड प्लेन में जिसकी इक्वेशन क्या है, जेड टी बराबर एक्स टी प्लस आई वाई टी, टी की वैल्यू क्या है -1 से 1 के बीच में है। डिनोट ए स्मूथ कर्व विच पासेस थ्रू पॉइंट जेड जीरो इक्वल टू जेड नोट। ये पॉइंट क्या है, जेड नोट है, ये कोई कर्व है सी, ये है कर्व सी ये। ठीक, जो इस पॉइंट से पास होता है, इस पे टेंजेंट कितनी है टी, इसकी टेंजेंट कितनी है टी, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है बीटा, क्योंकि एंगल कर्व से थोड़ी नापोगे, टेंजेंट से ही नापा जाएगा। तो टेंजेंट क्या होती है, डेरिवेटिव होती है, तो टी किसके बराबर होगा, जेड डैश नोट। ठीक है, चलो, क्योंकि कर्व की इक्वेशन क्या थी, जेड थी, वो किससे पास होता है, जीरो से पास होता है नहीं, क्योंकि हमने इसे जेड जीरो कहा था। ठीक, तो इसकी टी की इक्वेशन क्या होगी, जेड डैश नोट। अब हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि इसकी इमेज क्या है, हमने मान लिया द इमेज ऑफ सी अंडर द मैप डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज गिवन बाई कर्व के। ठीक, इसकी इमेज क्या है, देखो इसकी इमेज क्या है, ये कर्व है के, सी की इमेज। ठीक, ये पॉइंट डब्ल्यू नोट है, डब्ल्यू नोट क्या है, एफ ऑफ जेड नोट के बराबर है। ठीक, यहाँ पे टेंजेंट क्या है, टी स्टार है, और ये कितना एंगल बना रही, ये कितना एंगल बना रही, ये एंगल बना रही गामा। ठीक है, आया इतना सबके समझ में भाई। चलो, ये तो हो गया। अब डब्ल्यू टी हमने क्या मान लिया, इसी तरह यू प्लस आई वी, यू किसका फंक्शन एक्स और वाई का, वी किसका फंक्शन एक्स और वाई का। तो अब हम क्या निकालते हैं, टी स्टार निकालते हैं, मतलब के कर्व की टेंजेंट वो किसके बराबर हो जाएगा, डब्ल्यू डैश नोट, और डब्ल्यू क्या है एफ जेड, तो क्या हो जाएगा ये एफ डैश जेड नोट, और फिर जेड नोट का करेंगे तो जेड डैश नोट। ठीक, अब क्या है, द एंगल ऑफ टी स्टार विद रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव यू एक्सिस इज गामा, गामा किसके बराबर है, आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू डैश नोट। ठीक है, और इसे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू डैश नोट को एफ डैश जेड नोट प्लस जेड डैश नोट। और आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, तो हम इसे ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा, जहां अल्फा क्या है, आर्ग्यूमेंट एफ डैश जेड नोट है, और बीटा क्या है, आर्ग्यूमेंट जेड नोट है। देखो ये हमने कैसे करा, आगे समझ में। देखो मैं तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ क्या क्या करा हमने, थोड़ा सा यहाँ देखो।
हमें क्या दिखाना था कि एंगल भी परिजारू करता है। तो हमने क्या करा, एक कर्व लिया सी, ठीक है, जो किस पॉइंट से गुजरता है, जेड नोट से, उस पर टेंजेंट क्या है, टी, वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, बीटा। टी की इमेज क्या है, के, ये कर्व है के, ठीक है। इस पे टेंजेंट क्या है, डब्ल्यू नोट पॉइंट पे टी स्टार, और ये टी स्टार का यू डायरेक्शन से कितना एंगल है, गामा, ठीक है। के, अब हमने क्या मान लिया, के की इक्वेशन यू प्लस आई वी मान ली। अब इसकी टेंजेंट कितनी हो जाएगी, उसकी टी डैश का आता है, इसकी टी स्टार कह दिया हमने, तो वो कितनी हो जाएगी, डब्ल्यू डैश नोट। इसे चेन रूल से ये लिख लिया, ठीक है। अब इसका आर्ग्यूमेंट कितना, एंगल गामा, गामा किसके बराबर हो गया, आर्ग्यूमेंट डब्ल्यू डैश नोट, और वो किसके बराबर आ गया, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया आर्ग्यूमेंट एफ डैश जेड नोट इंटू जेड डैश नोट, और इसे अलग अलग करके लिख लिया, ठीक है। भाई इतना आया सबकी समझ में, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में। चलो, अब एक थ्योरम बनती है, थ्योरम कहती है लेट डब्ल्यू बराबर एफ जेड इज बी ए एनालिटिक फंक्शन इन ए डोमेन डी, और जेड नोट क्या है, कोई पॉइंट है डी के अंदर। इफ एफ डैश जेड नोट, मतलब उसके डेरिवेटिव की जेड नोट पर वैल्यू क्या है, नॉन जीरो है, तो हम क्या कहेंगे कि मैपिंग क्या है, कन्फॉर्मल है एट जेड नोट। भाई सबकी समझ में आई, थ्योरम, थ्योरम कह रही है कि अगर डेरिवेटिव नॉन जीरो है किसी पॉइंट पे तो उस पर मैपिंग कन्फॉर्मल होगी। अब क्वेश्चन आता है कि कन्फॉर्मल होगी तो कन्फॉर्मल है क्या, बताओ कोई कन्फॉर्मल क्या है, अभी तो बताया था मैं कन्फॉर्मल क्या होता है, बताओ, बताओ भाई कन्फॉर्मल क्या था, अभी तो बताया था मैं स्टार्टिंग में। एमएससी वाले बच्चों तुम बताओ, या तुमने ऐसा करा कि ज्वाइन करके सो गए। बच्चे क्या करते हैं भाई, ज्वाइन करते हैं और उसे म्यूट करके रख दे, बोल ले जाओगा वरना दिल थकेगा, बंद कर दे। बताओ कौन बोल रहा। हम्म, बताओ बताओ। हम्म। हम्म। ठीक है, देखो अब समझने की कोशिश करो, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, ये हमारा जेड प्लेन है, दोनों कॉम्प्लेक्स में ही है, जेड प्लेन, ये क्या है हमारा डब्ल्यू प्लेन है। सब समझ पा रहे हैं भाई। अब देखो यहाँ हमने क्या लिए, दो कर्व लिए, क्या, C1 और C2, ये कर्व क्या है, C1 है, और ये कर्व क्या है, C2 है। C1 की टेंजेंट क्या है, T1, C2 की टेंजेंट क्या है, T2, और ये दो कर्व का इंटरसेक्ट करते हैं जेड नोट पे। अब एंगल तो तुम कहा लोगे, कहा लोगे तुम एंगल, एंगल तो टेंजेंट से ही नापोगे, तो इनके टेंजेंट के बीच का एंगल कितना है, बीटा वन माइनस बीटा टू। सही बात है, मतलब यू एंगल कितना रहा होगा, बीटा वन, यू एंगल कितना है, बीटा टू, ठीक। तो यू कितना हो जाएगा, बीटा टू माइनस बीटा वन, आगे सबकी समझ में। तो क्या है, हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में किसी को। देखो अब क्या लिख रहा, लेट C1 एंड C2 बी टू कर्व, भाई से फिर अपन शेयर करना, तुम्हें ये पीडीएफ भी मिलेगी, वीडियो भी मिलेगी। C1 C2 क्या है, कोई दो कर्व है पासिंग थ्रू जेड नोट विद टेंजेंट, विद टेंजेंट गिवन बाय T1 एंड T2। दो कर्व है जो जेड नोट से पास होते हैं, उनकी टेंजेंट क्या है, T1 T2 है, और क्या है, बीटा वन और बीटा टू एंगल है उनके बीच के, T1 एंड T2 विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अब हमने क्या मान लिया, अब जो हमारी मैपिंग है W इक्वल टू एफ जेड, उसके रेस्पेक्ट में C1 की इमेज क्या है, C1 की इमेज है K1, ठीक है, ये रहा, ये करो देख, ये गया ऐसे, ये करो, है नहीं। C2 की इमेज क्या है, K2, ठीक। के वन की टेंजेंट क्या है, T1 स्टार, K2 की टेंजेंट क्या है, T2 स्टार। सही बात है, इतना समझ में आ गया सबके। और ये दोनों का इंटरसेक्ट करते हैं डब्ल्यू नोट पे, डब्ल्यू नोट किसके बराबर है, जेड नोट की इमेज। सही बात है। अब देखो क्या है, T1 स्टार T2 स्टार टेंजेंट है किसकी, K1 K2 की, ठीक है। तो एंगल, इन दोनों के एंगल हमने
क्या हो जाएंगे? अभी जो हमने पिछला आर्टिकल करा था, तो गामा वन किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा वन। और गामा टू किसके बराबर हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा टू। वहां भी तो अल्फा प्लस बीटा ही आया था गामा। और आर्ग्यूमेंट अल्फा क्या है? यू है आर्ग्यूमेंट एफ डैश जेड नोट। तो गामा टू माइनस गामा वन निकाला हमने, बीटा टू माइनस बीटा वन आ गया। देखो यहाँ क्या था एंगल हमारा? यहाँ भी बीटा टू माइनस बीटा वन था। और यहाँ एंगल हमारा कितना आया? एक तरह से वही आया, बीटा टू माइनस बीटा वन। गामा वन गामा टू माइनस गामा वन भी तो कितना आया? बीटा टू माइनस बीटा वन आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि एंगल हमारा परिधि उतर रहा, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। सही बात है। तो ये मैपिंग कैसी होगी? कन्फॉर्मल होगी। यही हमें प्रूफ करना था। देखो अब अगली थ्योरम है। हमने मान लिया कि अगर f कोई एनालिटिक फंक्शन है कहा z नोट पे, और अगर f का डेरिवेटिव जीरो है जेड नोट पे, डबल डेरिवेटिव भी ट्रिपल भी के माइनस वन तक के डेरिवेटिव जीरो है और केथ डेरिवेटिव क्या है? नॉन जीरो है। तो वो क्या कह रहा कि जो ये मैपिंग है डब्ल्यू बराबर एफ जेड, ये मैग्नीफाई करती है कहा? एट द वर्टेक्स जेड नोट बाई ए फ्रैक्शन के। तो ये कह रहा कि ये मैपिंग जो है मैग्नीफाई कर देती है। देखो इसे समझने की कोशिश करो। ये क्या है? दो कर्व है, ठीक है। ये क्या है? दो कर्व है, C1 C2, इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अब एक मैपिंग ले ली हमने डब्ल्यू बराबर एफ जेड, वो डब्ल्यू एफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ठीक है। इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? वाई एफ डैश जेड, एफ डैश जेड बराबर हो जाएगा 2z। और जीरो पे कितनी वैल्यू देगा डेरिवेटिव? जीरो। मतलब जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है ये। सही बात है। अब हम क्या करते हैं? इसकी इमेज निकालते हैं इस मैपिंग की। सी वन का रुख क्या है? रियल एक्सिस। वन पॉइंट की इमेज कितनी हो जाएगी भाई? एफ वन बराबर वन, एफ टू बराबर फोर, एफ थ्री बराबर नाइन, है नहीं? मतलब भाई यू अब म्यूट करो अपने आप को, कौन है ये? देखो क्या हो रहा, रियल पॉइंट की इमेज रियल आ रही, मतलब रियल एक्सिस की इमेज क्या आ रही? रियल एक्सिस। अब इस लाइन पे कैसे पॉइंट है? आई, टू आई, थ्री आई, ऐसे ही तो है। तो आई की इमेज कितनी होगी भाई? -1। टू आई की इमेज कितनी होगी? -4। थ्री आई की इमेज कितनी होगी? -9। मतलब इस एक्सिस की इमेज क्या दे रहा? नेगेटिव रियल नंबर। तो ये आ जाएगी इसकी इमेज। देखो इनके बीच पहले कितना एंगल था? 90 डिग्री। पर अब इनके बीच कितना एंगल आ गया? 180 डिग्री। ठीक है। तो क्या करा इसने? इसे मैग्नीफाई कर दिया एंगल को। क्यों? क्योंकि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो था, डबल डेरिवेटिव क्या था इसका? जीरो पे। डबल डेरिवेटिव क्या था इसका? नॉन जीरो था। आगे समझ में? तो ये क्या कह रहा कि मान लिया के माइनस वन तक के डेरिवेटिव जीरो है किसी पॉइंट पे, और केथ डेरिवेटिव जीरो है, तो फिर वो एंगल को के गुना मैग्नीफाई कर देगा। आगे समझ में भाई साहब के? कोई दिक्कत तो नहीं है ये रिजल्ट? चलो अब आता है सब एलिमेंट्री मैपिंग। देखो वो कह रहा सब एलिमेंट्री मैपिंग डी मैपिंग डब्ल्यू बराबर जेड प्लस बी इज ए ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन समझते हो? ट्रांसलेट करना मतलब यहाँ से यहाँ ले जाना, विस्थापित करना। इज ए ट्रांसलेशन मैपिंग बी। अगर ठीक है, वो कह रहा अगर बी क्या है? कोई पॉइंट है अल्फा प्लस आई बीटा, तो इमेज कितनी हो जाएगी ऑफ द पॉइंट जेड इक्वल टू एक्स? तो वो हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगा? एक्स प्लस अल्फा, ऐसे ट्रांसलेट हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो भी होगा एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जितनी डिस्टेंस होगी, वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। चलो अब वो कह रहा कंसिडर दी मैप डब्ल्यू बराबर ए जेड। अब हमने ये मैप देखी, वो तो थी डब्ल्यू बराबर जेड प्लस बी, मतलब वो बी डिस्टेंस आगे जाना है, मोड बी डिस्टेंस एक तरह से। अब क्या है? कंसिडर दी मैप डब्ल्यू बराबर ए जेड। अब ए क्या है? कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। और जेड क्या है? आर ई की पावर आई थीटा है, तो डब्ल्यू किसके बराबर हो जाएगा? मोड ए आर ई की पावर आई थीटा प्लस टी। ठीक है। ये हो गया डब्ल्यू बराबर ए जेड। तो जेड देखो क्या हुआ, ये एंगल कितना चेंज होगा? टी, क्योंकि
थीटा तो पहले ही था, और यहाँ मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हो रहा है भाई, मोड ए। तो इसका मीनिंग है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो एक्सपेंड करती है या कॉन्ट्रैक्ट करती है, क्या पता ये मोड ए की वैल्यू 1/2 आ जाए तो फिर वो सिकोड़ेगी, अगर एक से बड़ी आएगी तो वो उसे मैग्नीफाई करेगी, बढ़ाएगी। ठीक है, तो कितना वो उसे फैक्टर ए मैग्नीफाई करेगी, फैक्टर ए टाइम, या कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकोड़ेगी। और क्या करेगी, उसे रोटेट करेगी एंगल टी से, जो क्या है आर्गुमेंट था ए का। आगे समझ में? ठीक है, तो यह कैसी मैपिंग है, डब्ल्यू बराबर ए जेड, इसमें मैग्निफिकेशन भी है और रोटेशन भी है। रोटेशन कितना है, रोटेशन है टी, टी क्या है, आर्गुमेंट है ए का, और मैग्निफिकेशन कितना है, मोड ए। ठीक है, तो देखो वो कहता है कि जो हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी, वो कॉम्बिनेशन है किसका, ट्रांसलेशन का, रोटेशन का और मैग्निफिकेशन का। ठीक है, आगे समझ में? जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आगे भाई समझ में, या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उसके अंदर ट्रांसलेशन भी है, रोटेशन भी है, मैग्निफिकेशन भी है। मैग्निफिकेशन समझते हो तुम? हम्म, देखो ये सर्किल था, अगर इसका बड़ा सर्किल बन जाए ये है मैग्निफिकेशन। ट्रांसलेशन क्या है, ये सर्किल था, इसी सर्किल को यहाँ दूसरी जगह ले जाए तो ये है ट्रांसलेशन। और रोटेशन क्या है, मान लिया ये था कोई वेक्टर, और मैपिंग की क्या करे, उसे घुमा दे किसी एंगल पे, पहले एंगल इतना था, अब एंगल कितना हो गया, इतना, तो ये होता है रोटेशन। चलो, देखो वो कह रहा कि फाइंड द इमेज, वो कह रहा कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इस रीजन की इमेज बतानी हमें अंडर द मैप, y ग्रेटर देन 1 की इमेज बतानी इस मैप के रेस्पेक्ट में। देखो w किसके बराबर है हमारा, 1 माइनस आई इंटू जेड, तो यहाँ से हमने क्या करा, जेड की वैल्यू निकाल दी, 1/1 माइनस आई, ये नीचे चला जाएगा। जब नीचे ये होगा तो इसके कॉन्जुगेट से 1 प्लस आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। ठीक है, तो नीचे कितना आ जाएगा, 2, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, ये तो 2 आएगा, डिवाइड करा 1/2 प्लस आई बाई टू इंटू यू प्लस आई वी। अब अलग अलग करा, इधर जेड की जगह एक्स प्लस आई वाई रखा, और क्या रखा इधर हमने, रियल इमेजिनरी पार्ट अलग करे। तो अगर हम कंपैरिजन करें रियल पार्ट का और इमेजिनरी पार्ट का, तो एक्स किसके बराबर आ गया भाई, एक्स किसके बराबर आ गया हमारा, एक्स बराबर आ गया हमारा 1/2 यू माइनस वी। ठीक है, और y किसके बराबर आ गया, 1/2 यू प्लस वी। अब y एक से बड़ा है, इसका मतलब क्या है कि 1/2 यू प्लस वी एक से बड़ा है, तो यू प्लस वी किससे बड़ा है, 2 से बड़ा। तो यू देखो, यह लाइन तो है y इक्वल टू 1, ये जो लाइन खिंच रही, ये लाइन क्या है, y इक्वल टू 1, ये लाइन। ठीक है, इस लाइन को नहीं लेने के, इससे ऊपर का सारा हिस्सा कितना है, लाइन नहीं आएगी, या इक्वलिटी नहीं है यहाँ, इससे ऊपर का हिस्सा क्या है, y ग्रेटर देन 1। इसकी इमेज क्या आ रही, u प्लस वी इक्वल टू 2 लाइन है, यह लाइन कौन सी है, u प्लस वी इक्वल टू 2, इससे ऊपर का हिस्सा ले लो सारा, u प्लस वी ग्रेटर देन 2। ये क्या आ गया हमारा, मतलब इस लाइन को इसमें बदल दिया इसने। ठीक है, एक तरह से क्या हो रहा, देखो इसने इसे रोटेट भी करा, वाई रोटेशन हो रहा है इसमें, तो है नहीं, देख लो किसी एंगल को घुमा कैसे बनाया। चलो, अब हम अगले ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, डब्ल्यू बराबर 1/z, डब्ल्यू इक्वल टू 1/z, ये इंपॉर्टेंट है भाई कंपटीशन की दृष्टि से, डब्ल्यू इक्वल टू 1/z। देखो वो क्या कहता है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन एस्टेब्लिश ए 1:1 कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन जेड प्लेन एंड डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, देखो वो कहता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जेड प्लेन और डब्ल्यू प्लेन के बीच कॉरस्पॉन्डेंस स्थापित करती है। अब अगर हम देखें, हमने यूनिट सर्किल ले लिया, यूनिट सर्किल क्या होता है, मोड जेड इक्वल टू 1, ये होता है यूनिट सर्किल। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, जो सर्किल के अंदर का हिस्सा है उसे डब्ल्यू प्लेन में सर्किल के बाहर के हिस्से पे मैप करती है, जो सर्किल के बाहर का है ये उसे सर्किल के अंदर वाले पे मैप करती है, और बाउंड्री को बाउंड्री पे, मतलब सर्किल के अंदर के हिस्से को सर्किल के बाहर के हिस्से पे ले जाएगी। ठीक है,
बाहर के हिस्से को अंदर के हिस्से पे और बाउंड्री को बाउंड्री पे। चलो, अब देखो, डब्ल्यू किसके बराबर है, यू प्लस आई वी के बराबर 1/z। ठीक है, अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करी एक्स माइनस वाई वाई से, तो नीचे ये हो जाएगा, ऊपर ये। ठीक है, इसे अलग अलग करके लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आई वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। अब हम कंपैरिजन करें तो u किसके बराबर आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। v किसके बराबर आ गया, कंपैरिजन माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, x इसके बराबर आ गया और ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब देखो, हम देखते हैं कि इमेज ऑफ लाइन एंड सर्किल अंडर द मैप। हम देखते हैं कि इस मैप के रेस्पेक्ट में कैसे लाइन और सर्किल की इमेज बनती है। देखो, वो कह रहा कि ए बी सी डी रियल नंबर है। ए बी सी डी क्या है, कोई रियल नंबर है। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल इन जेड प्लेन इज गिवन बाय, जेड प्लेन में सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये होती है। ठीक है, सर्किल की इक्वेशन यही होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम होता है प्लस बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी, यही तो होती है भाई। सबने ज्योमेट्री में पढ़ा। अब हमने क्या करा, एक्स वाई की वैल्यू ऊपर से रख दी यू वी की टर्म में, तो इक्वेशन आ गई ये। ठीक है, ये क्या है, ये है ए डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मतलब जब हम एक्स वाई की वैल्यू रख रहे तो एक तरह से जेड प्लेन से डब्ल्यू प्लेन में इमेज ये आ रही। ये भी किसकी इक्वेशन है, सर्किल की, ये भी सर्किल की इक्वेशन है। ठीक, तो वो कह रहा अगर ए भी नॉन जीरो है और डी भी नॉन जीरो है, तो क्या ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन से पास होता तो डी बराबर क्या होता, जीरो। और ये किसकी इक्वेशन है, सर्किल पासिंग थ्रू नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर ए भी हमारा नॉन जीरो है, डी भी नॉन जीरो है, तो इससे हम क्या समझ पा रहे, इससे हम समझ पा रहे क्या कि ए सर्किल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स टू ए सर्किल नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। सही बात है। अब वो क्या कह रहा है भाई, ए इक्वल टू जीरो डी इक्वल टू नॉन जीरो। अगर हम ऐसा ले ले, इफ ए इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू नॉट जीरो। अगर हम ए बराबर तो ले ले जीरो, देखो यहाँ ए बराबर जीरो ले ले तो इतना हिस्सा बचेगा बस। यह किसकी इक्वेशन आ गई, स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। और इधर भी हम क्या ले, ए बराबर जीरो ले ले, तो क्या आएगा, ये इतना बचेगा, ये क्या आएगा, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, तो इससे क्या आएगा, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स टू ए सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अब वो क्या कह रहा, इफ ए नॉट इक्वल टू जीरो और डी इक्वल टू जीरो। वो कह रहा कि अगर ए को हम नॉन जीरो ले ले और डी को जीरो ले ले, तो क्या हो जाएगा, ए को नॉन जीरो ले लिया और डी को जीरो, ये क्या होगा, सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन। किस पे मैप कर रहा है, लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, अगर हम क्या ले ले, ए बराबर डी बराबर जीरो ले ले, तो क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन मैप्स लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो, ये तो होगा कि जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। ये इस तरह से समझना बड़ा आसान है, जैसे मैं समझा। ये सर्किल की इक्वेशन ध्यान रखो, एक तरफ क्या करो, ए डी को चेंज करना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। चलो, अब है प्लेन को वो कैसे बदलता है, हमारी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डब्ल्यू बराबर 1/z। इसके कॉन्जुगेट से जेड के मल्टीप्लाई करी, जेड बार अपॉन मोड जेड स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, एक तरह से वही आ गया। u किसके बराबर आ गया, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। v किसके बराबर आ गया, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, देखो u ग्रेटर देन जीरो इम्प्लाइज x ग्रेटर देन जीरो। मतलब देखो, ये होता है हमारा x ग्रेटर देन जीरो, और यही u ग्रेटर देन जीरो होगा, ये प्लेन। तो इसे हम बोलते हैं अपर हाफ प्लेन h प्लस, ये नीचे वाले को बोलते हैं हम लोअर हाफ प्लेन h माइनस, इधर वाले को बोलते हैं हम l प्लस, राइट हाफ प्लेन इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हाफ प्लेन l माइनस। तो देखो, h प्लस को किस में बदलेगा, ये h प्लस में, क्योंकि u ग्रेटर देन जीरो, x ग्रेटर देन जीरो है नहीं।
एक्स लेस देन जीरो, यू लेस देन जीरो। और लोअर हाफ को किस में बदलेगा? लोअर हाफ में। अब क्या है हमारा, देखो, v ग्रेटर देन जीरो, इसका मीनिंग क्या है? v ग्रेटर देन जीरो मतलब माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि y लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। तो ये क्या करेगा? l प्लस को बदलेगा l माइनस में, और l माइनस को बदलेगा l प्लस में। ठीक है। क्या करती है ये ट्रांसफॉर्मेशन? राइट हाफ प्लेन को राइट हाफ प्लेन में, लोअर हाफ वो सॉरी अपर हाफ को अपर हाफ में, लोअर हाफ को लोअर हाफ में, राइट हाफ को लेफ्ट हाफ में, और लेफ्ट हाफ को राइट हाफ में। चलो इतना आ गया। भाई किसी की समझ, सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। हम्म। बताओ। मतलब मैं लिखवा नहीं रहा, पर दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? बताओ एक बार, कोई बोल के बताओ कनिका। कनिका में इसे थोड़ा सा बेसिक तरीके से पढ़ा रहा, 2 लेक्चर में ये फिर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं कुछ एमएससी के बच्चे भी जोड़ लिए इसमें। ठीक है। अब बात आती है मूवियस मैप की। मूवियस मैप क्या है? डिट मतलब जरूरी नहीं कि तुम प्रूफ करो, पर प्रूफ करे से हमें बहुत कुछ पता चल जाए, है नहीं? इसका एक क्वेश्चन आना ही आना, वो छूट नहीं सकता है क्वेश्चन बिल्कुल भी। कल का जो मेरा पोर्शन होगा वो क्वेश्चन बेस ही होगा, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, साइन जेड, ई की पावर जेड, जेड स्क्वायर, और इनके बाद इसके क्वेश्चन। ठीक है। डी ट्रांसफॉर्मेशन क्या? टी जेड बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी। शर्त यह है कि ए डी माइनस बी सी ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है। या नॉट इक्वल टू जीरो भी कह सकते हो। ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड मोबियस मैप और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इस मैप को हम क्या कहते हैं? मोबियस मैप कहते हैं, या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बीटी बोलते हैं। इसमें कौन कौन होता है? इसमें ट्रांसलेशन होता है, इसमें मैग्निफिकेशन होता है, इसमें रोटेशन होता है, इसमें इन्वर्जन होता है। मतलब इन चार का कॉम्बिनेशन होती है ये ट्रांसफॉर्मेशन। समझ गए? ग्रुप सब ने पढ़ा भाई। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एंड ग्रुप स्ट्रक्चर। देखो, हमने क्या ले लिया? एक मैट्रिक्स ले लिया 2 क्रॉस 2 का ए बी सी डी। एक दूसरा मैट्रिक्स ले लिया बी ए डैश बी डैश सी डैश डी डैश। अब टी जेड क्या है? हमारी एक ट्रांसफॉर्मेशन ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। दूसरा क्या है? एस जेड क्या है हमारा? ए डैश जेड प्लस बी डैश सी डैश जेड प्लस डी डैश। कोई दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। अब हम क्या करें? हम क्या करें इनका? क्या करें? क्या करा हमने? इनका कंपोजिशन निकाला। तो क्या हो जाएगा? वो टी ऑफ एस जेड, एस क्या हो जाएगा? रख दो। एस जेड क्या थी? ये थी। तो जेड की जगह रखो टी में, ये आ गया। और इसे सोल्व करा, तो देखो ये तो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। तो ये बाइलिनियर ही नहीं आ गई। और अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स की गुणा कर दे, तो देखियो ये भी तो ऐसा ही आ रहा है, ए डैश, देख लो बिल्कुल ऐसा ही नहीं आ रहा। ठीक है। अब देखो ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू जीरो था, दोनों की डिटर्मिनेंट नॉन जीरो थी। तो दो मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट क्या होती है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये भी नॉन जीरो आ गई, सही बात है। और जो हमारी आइडेंटिटी में मतलब क्या कर रही है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल मैट्रिक्स की तरह बिहेव कर रही है। और जो हमारी आइडेंटिटी मैप होती है टी जेड बराबर जेड, वो क्या हो जाएगी? करस्पॉन्ड करेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है। तो हमने क्या रिजल्ट बना लिया? हमने रिजल्ट बना लिया कि सेट ऑफ बाउंड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म्स ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग। और ये ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होता है? GL2C। GL2C समझते हो नहीं सब? जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस विद कॉम्प्लेक्स एंट्री। आ गया सबकी समझ में? तो ये भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या? बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो सेट है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग एक ग्रुप बनाता है। वो ग्रुप किसका आइसोमॉर्फिक होता है? वो होता है जनरल लीनियर ग्रुप। केमिस्ट्री वाले बच्चे तुम इसे छोड़ दिया, ठीक है, स्टार वाले। चलो, तो हमने क्या देखा यहाँ? हमने देखा क्या? कंपोजिशन ऑफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज ए अगेन ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन।
मतलब दो बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंपोजिशन दोबारा क्या मिल रही है हमें, बाइलीनियर मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स निकालते हैं बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इज अगेन है बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमारा क्या है, टी डब्ल्यू बराबर क्या है, ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस डी है भाई। ठीक, अब क्या करो तुम जेड की वैल्यू निकाल दो इससे। वो कितना हो जाएगा, डब्ल्यू सी जेड प्लस डब्ल्यू डी बराबर किसके हो जाएगा, ए जेड प्लस बी। अब क्या करो, ये जेड वाले टर्म इधर ले और जेड कॉमन ले लो। जब हम जेड कॉमन लेंगे तो वो कितना हो जाएगा, सी डब्ल्यू माइनस ए, और ये हो जाएगा बी माइनस डब्ल्यू बी। तो जेड किसके बराबर आ गया, वो आ गया क्या, एक तरह से माइनस भी कॉमन लेकर एडजस्ट कर लिया मैं, डी डब्ल्यू माइनस बी अपॉन माइनस सी डब्ल्यू प्लस ए, ये होता है इनवर्स। और ये भी तो बाइलीनियर ही है, देख लो उसी फॉर्म का, नहीं बिल्कुल जहाँ जेड था वहाँ डब्ल्यू, ए तो कांस्टेंट है, माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता। चलो आगे समझ में। हमने क्या सीखा कि दो बाइलीनियर की कंपोजिशन बाइलीनियर है, बाइलीनियर का इनवर्स बाइलीनियर है। ठीक है, चलो एक थ्योरम कर लेते हैं भाई, थ्योरम करते तो मजा आता है। क्या मतलब, थ्योरम क्या होती है, मैथमेटिक्स की जान होती है। मैथमेटिक्स को सीखना तो हमें थ्योरम से जाना पड़ेगा। देखो एग्जाम्पल क्वेश्चन उनका तो अपना अलग मजा होता है, वो तो तुम्हारी सोचने की क्षमता को बढ़ाते हैं। पर जो थ्योरम होती है सिखाती वही है। क्या, अब वो कह रही एवरी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन इनटू सर्किल एंड स्ट्रेट लाइन। मतलब जो हमारी मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है, सर्किल और स्ट्रेट लाइन को या तो सर्किल में ही बदलेगी या स्ट्रेट लाइन में। सही बात है। चलो, लीनियर लीनियर भी तो हमारी ऐसी करती थी, देखा नहीं था हमने इन्वर्जन में, ट्रांसलेशन में। ठीक है, अब वो कह रहा बाइलीनियर भी यही काम करती है। तो हमने क्या करा, एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान ली भाई, टी जेड बराबर या डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, मान लिए एक बाइलीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो कह रहा अगर सी बराबर जीरो, अगर सी बराबर जीरो हो गया तो नीचे डी से डिवाइड कर देंगे, ए अपॉन डी जेड प्लस बी अपॉन डी। ये तो फिर क्या लीनियर होगी। अब लीनियर तो ये काम करती करती है, इसलिए इसे तो प्रूफ हो गया। अब वो कह रहा कि सी नॉट इक्वल टू जीरो। अगर हमारा सी नॉन जीरो है तो ये कितना होगा, ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी। हमने क्या करा, नीचे से सी कॉमन ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर क्या करा हमने, ए डी माइनस ए डी अपॉन सी घटाया, ए डी अपॉन सी जोड़ा। ठीक है, इतना काम आ गया भाई सबके समझ में। ठीक, अब देखो इसमें जेड प्लस डी अपॉन सी ये कॉमन हो गया तो हम डिवाइड कर देंगे, यहाँ कितना बचेगा, ए अपॉन सी, और क्या बचेगा, बी माइनस ए डी अपॉन सी अपॉन ये बच गया। ठीक है, हमने क्या कर दिया इसे ऐसे और लिख दिया अच्छे से एलसीएम लेके। ठीक, ये आ गया। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा हमने और सोल्व करा, ये चीज इसे कांस्टेंट वाले टर्म को अलग निकाल लिया, ये निकाल दिया कांस्टेंट वाली को, और जेड प्लस डी अपॉन सी को हमने अलग निकाल दिया। ठीक है, अब देखो हम इसमें क्या ट्रिक लगाते हैं। हमने जेड प्लस डी अपॉन सी को नया नाम दे दिया जेड वन। ठीक है, और यहाँ तो उल्टा है, नीचे नहीं है ये, तो वन अपॉन जेड वन को नाम दे दिया जेड टू। ठीक है, तो जेड टू की वैल्यू रख दो, यहाँ तो कितना हो गया, ए अपॉन सी ए डी माइनस बी सी अपॉन सी स्क्वायर इंटू जेड टू। ठीक, यू भी कांस्टेंट है, इसे नाम दे दिया अल्फा, इस कांस्टेंट को नाम दे दिया हमने बीटा। यू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा जेड टू, इसे नाम दे दिया गामा जेड थ्री। तो जेड थ्री क्या है, कॉम्बिनेशन है किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का और इन्वर्जन का। ठीक है, और हमें पता ही है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और इन्वर्जन सर्किल स्ट्रेट लाइन को सर्किल स्ट्रेट लाइन में बदलती है। ठीक है, बस यही प्रूव करना था। कितना इंटरेस्टिंग प्रूफ है, आगे सबकी समझ में भाई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फिक्स पॉइंट। भाई फिक्स पॉइंट को तुम इम्पोर्टेंट मान सकते हो, किस लिए, फिक्स पॉइंट को किस लिए इम्पोर्टेंट मान सकते हो तुम, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन इससे बन सकता है।
ठीक है। और एमएससी के लिए तो भाई सारा इम्पोर्टेंट है, पर ये एमएससी वाले तो बस बेचारे ऐसे ही हो। देखो क्या, ए पॉइंट जेड नोट, ये पढ़ते नहीं ट्यूशन पर, जिसकी दुकान पे जाकर पढ़े हैं बेचारे। ए पॉइंट जेड नोट इज सेड टू बी फिक्स पॉइंट ऑफ एफ जेड। किसी पॉइंट जेड नोट को हम एफ जेड का फिक्स पॉइंट कब बोलते हैं? जब एफ ऑफ जेड नोट इक्वल टू जेड नोट। ठीक है, मतलब उस पॉइंट की इमेज वो खुद ही आ जाए तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, उसका फिक्स पॉइंट है। और मान, जरूरी थोड़ी है एक फिक्स पॉइंट हो, बहुत सारे फिक्स पॉइंट हो सके। तो सेट ऑफ ऑल फिक्स पॉइंट इज डिनोटेड बाय फिक्स एफ। फिक्स एफ का मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल फिक्स्ड पॉइंट्स ओ एफ। भाई और कौन जुड़ना चाह रहा? विराट वीकली लिखते हैं। कौन है वो? हिमांशु कुमार भाई। ये शो पे उठाते आधा घंटा 45 मिनट होली बैठ चलते थे। देखो, दी फंक्शन भाई जब थक जाओगे बता दियो। दी फंक्शन एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसके फिक्स पॉइंट कौन है? देखो, जीरो की इमेज जीरो, वन की इमेज वन, इन्फिनेटिव की इमेज इन्फिनेटिव। इसके तीन फिक्स पॉइंट है, जीरो वन इन्फिनेटिव। दी फंक्शन एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन जेड, इसके केवल दो फिक्स पॉइंट है, वन एंड माइनस वन। The function fz equals to z minus 1 has no fixed point in C, but one fixed point in C infinitive। ये होता है extended complex plane। मतलब इसका एक ही फिक्स पॉइंट है, वो है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव की इमेज इन्फिनेटिव देगी। अब इसके फिक्स पॉइंट बताओ, एफ जेड इक्वल टू जेड बार है। जो रियल एक्सिस, जितने भी रियल नंबर है वे सब इसके फिक्स पॉइंट है, क्योंकि रियल का बार वो खुद ही होता है। तो क्या है, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है। रिजल्ट कहता है एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैव एट मोस्ट टू फिक्स पॉइंट। मतलब किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो से ज्यादा फिक्स पॉइंट नहीं हो सकते। ठीक है, वो कह रहा अगर दो से ज्यादा है तो फिर वह कौन सी मैप होगी? फिर वह आइडेंटिटी मैप होगी। ठीक है, ये ऐसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या कन्फॉर्मल मैपिंग है जिसके इनफाइनाइट फिक्स पॉइंट है। इसके तो सारे ही है कि जेड बराबर जेड। बाकी किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो से ज्यादा फिक्स पॉइंट नहीं मिल सकते। अब वो कह रहा है इफ टू बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज इक्वल वैल्यू एट थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट जेड जेड वन जेड टू जेड थ्री। वो कह रहा है कि अगर दो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या दो मैपिंग है या दो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी तीन पॉइंट पर बराबर वैल्यू है, तो फिर वे दोनों बराबर ही है, वे दोनों सेम है। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा रिजल्ट है, हम क्वेश्चन करने में भी इसका यूज करते हैं। देखो हमें क्या दिया, टी बराबर एस, कहा जेड वन जेड टू जेड थ्री। अब हमने क्या करा, एस को पकड़ के टी की साइड लिए तो एन एस इनवर्स ओ टी हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया? आइडेंटिटी के। कब? जेड वन के लिए, जेड टू के लिए, जेड थ्री के लिए। इसका मतलब क्या है कि एस इनवर्स टी आइडेंटिटी मैप है। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी मैप है तो जेड की इमेज क्या देगी? जेड ही देगी। कितने पॉइंट के लिए? तीन पॉइंट के लिए। ठीक है, देखो, अब एस इनवर्स टी क्या आ गया? अब अगर कोई मैप जिसके दो से ज्यादा फिक्स पॉइंट है, मतलब आइडेंटिटी मैप ही हो, कन्फॉर्मल भी हो, मतलब बाइलिनियर भी हो, तीन फिक्स पॉइंट हो, तो एस इनवर्स टी बराबर क्या आ गया? आई आ गया। तीन पॉइंट के लिए था, फिर वो सारे पॉइंट के लिए हो गया, क्योंकि यही मैप ऐसी है जिसके दो से ज्यादा फिक्स पॉइंट हो सके। तो इसका मतलब क्या होगा कि एस बराबर टी। ठीक है, एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विच फिक्सेस जीरो एंड इनफिनिटी विल आइडेंटिटी है। चलो ये भी हमें पता कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो जीरो और इनफिनिटी जिसके फिक्स पॉइंट है वो केवल आइडेंटिटी मैप है। तुम कह रहे होगे कि ये मैप भी तो है कि वो सैली, इसके भी तो फिक्स पॉइंट है जीरो और इनफिनिटी। या बाइलिनियर थोड़ी है, ये तो नॉट कन्फॉर्मल है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव जीरो पे जीरो हो जाता है। समझ गए? नॉट कन्फॉर्मल है ये तो। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई समझ में आ रहा? समझ में ही आ रहा कि मजा भी आ रहा? सच्ची सच्ची बता दो, सच्ची सच्ची बता दो। चलो, हेलो। देखो एक थ्योरम करते हैं भाई। देखो थ्योरम करने में तो हमें शुरू से ही मजा आता है, बताओ। हम्म
थ्योरम कहती है हमें एवरी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन हैज एग्जैक्टली टू फिक्स पॉइंट Z1 एंड Z2। अब जिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं W माइनस जेड वन W माइनस जेड टू बराबर के Z1 अपॉन जेड माइनस जेड टू। और जिसका एक ही फिक्स पॉइंट है Z1 उसे हम ऐसे लिख सकते हैं 1/W माइनस जेड वन बराबर है कोई कॉन्स्टेंट के डैश प्लस 1/Z माइनस जेड वन। आगे समझ में? देखो ये हमें प्रूफ करना। देखो एमएससी के लिए ये प्रूफ करना, बाकी तो ये क्या करना याद रखना। इम्पोर्टेंट क्या याद रखना? जिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट है उसे हम क्या कर सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं। जिस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का एक फिक्स पॉइंट है हम उसे ऐसे लिख सकते हैं। सही बात है। चलो देखो हमने मान लिया कि Z1 Z2 क्या है, दो फिक्स पॉइंट है। अब हमने क्या लिया, अब जब फिक्स पॉइंट की बात करें हमने पी जेड बराबर जेड ले लिया तो क्या होगा, जेड बराबर आ गया ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस टी। अब इसकी कैंची की गुणा करी सोल्व करा तो ये आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो डिग्री की इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कौन है, जेड वन भी है जेड टू भी है। तो पहले हमने जेड वन रखा, ये आ गया, क्या करा जेड वन सी और ए वाले टर्म इधर रखी, बी और डी वाली इधर। इसी तरह जेड टू के लिए इक्वेशन वन बन गई, इक्वेशन टू बन गई। मतलब क्या कह रही है, सी जेड वन स्क्वायर माइनस ए जेड वन बराबर है बी माइनस डी जेड वन सी जेड टू स्क्वायर। इन्हें हम आगे कई यूज करेंगे। चलो अब हम क्या करते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। अब वो कहता है नव अगेन डब्लू किसके बराबर है, डब्लू बराबर है ए जेड प्लस बी। हमने क्या करा, डब्लू में से दोनों साइड जेड वन घटाया, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा, घटा दिया, गणित की बात है। तो अब क्या करा, एलसीएम लिया, सी जेड प्लस डी ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करा, जेड कॉमन ले लिया, जेड कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ से और यहाँ से। जेड कॉमन आ गया हमारा, बाकी ये टर्म ऐसे लिख दी, नीचे ऐसे ही लिख दी। ठीक है। अब बी माइनस जेड वन डी, इसकी वैल्यू हमने ऊपर लिखी, मैं कहा था यूज होगी, ये लिख दी। ठीक है। अब क्या हो गया, देखो यहाँ ए माइनस जेड वन सी है, इनमें से हम माइनस जेड वन कॉमन लेंगे तो यही आ जाएगा और इसके फैक्टर हो गए ये। तो ये क्या आ गया, ये आ गया डब्लू माइनस जेड वन बराबर। फिर हम क्या करेंगे, सिमिलरली का यूज करेंगे और डब्लू माइनस जेड टू इसके बराबर लिख देंगे। और अब हमने क्या करा, इन्हें डिवाइड कर दिया, डब्लू माइनस जेड वन अपॉन डब्लू माइनस जेड टू। ठीक है, ये आ गया। जो भी देखो कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट है, इनका रेशो भी कांस्टेंट होगा, तो इसे नाम दे दिया के। और यही प्रूव करना था। प्रूफ हो गए इतना आसान, प्रूफ भाई इतना ही आसान हो प्रूफ जब हम करते हैं। कि हमें क्या करना, एक फिक्स पॉइंट के लिए करना। तो वो इक्वेशन फिर से लिखी, इसका कौन सॉल्यूशन है, जेड वन केवल एक सॉल्यूशन है। ठीक, तो ये इक्वेशन आ गई, ये तो याद है। अब मूलों का योग क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। ए माइनस बी अपॉन ए, तो कितना हो जाएगा, इस मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए माइनस डी अपॉन सी, माइनस बी अपॉन ए होता है, यहाँ माइनस पहले प्लस हो गया। अब चूंकि वो तो दो रूट है, इसके दोनों रूट जेड वन है, तो एक रूट किसके बराबर हो जाएगा, टू सी हो जाएगा, नीचे दो से डिवाइड कर दिया। ठीक है। इसे एडजस्ट करके हमने ये बना लिया इसी से। सही बात है। अब देखो हमने अभी तो प्रूव करा था पिछले उसमें, ये ले लिया, ये तो आ गया था हमारा, उल्टा कर लिया। डब्लू माइनस जेड वन था तो उसका उल्टा कर लिया हमने। अब हमने इसमें सी जेड वन जोड़ा, सी जेड वन घटाया। ठीक है, सी यहाँ से कॉमन लिया और ये यहाँ आ गया। ठीक है। अब हमने इसे क्या करा, देखो ये डिवाइड करेंगे हम, तो ये हिस्सा तो कट जाएगा, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस जेड वन, तो सी अपॉन ए माइनस सी जेड वन प्लस वन अपॉन जेड माइनस जेड वन, ये आ गया। देखो सी भी कांस्टेंट, ए भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, जेड वन भी कांस्टेंट है नहीं। तो क्या बचा, इसे नाम दे दिया हमने, क्या इसे वैल्यू दे दी हमने उस इक्वेशन से जो मैं कहा था कि एडजस्ट करके निकाल ली, टू सी अपॉन ए माइनस डी है ये, इसे नाम दे दिया हमने के।
और ये इसके बराबर आ गया। देखो भाई, तुमसे ये भी पूछ सकता है वो ऑब्जेक्टिव में, क्या, कि अगर एक फिक्स पॉइंट है तो 1/w-z1 किसके बराबर है, वो है k+1/z-z1। तो k किसके बराबर है, k बराबर है हमारा 2c/a-d के बराबर है k। ठीक है। और अगर दो फिक्स पॉइंट थे हमारे तो k किसके बराबर था, दो फिक्स पॉइंट थे तो भाई के किसके बराबर था, के बराबर था यहाँ कितना, a-c/z1। ये पूछा गया कहीं ना कहीं, ये पता नहीं नेट में पूछा गया, गेट में, मतलब ये क्वेश्चन देख सकता। आ गया समझ में। ये होता है अगर दो फिक्स पॉइंट है z1 z2 तो k इसके बराबर होता है। ठीक है। और अगर एक फिक्स पॉइंट है तो किसके बराबर होता है, a माइनस वो 2c/a-b। सही बात है। तो अगर किसी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के दो फिक्स पॉइंट है तो उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं, k की वैल्यू होती है ये, सीटीएम का मतलब कमिट टू मेमोरी, याद कर लो। ठीक है। और अगर एक फिक्स पॉइंट है तो के की वैल्यू होती है भाई, हर जगह ए प्लस डी लिख रहा है तो तुम क्या कर लेना, चेक कर लो। ठीक है। मेरे हिसाब से माइनस डी आता था, क्या पता मैं गलत हूँ, मुझे तुम्हें मेमोरी चाहिए जो याद करना। ठीक है। आ गया भाई, दोनों को पता चल गया अपने पढ़ने का, एमएससी को भी दूसरों को भी। अब इम्पोर्टेंट नोट पढ़ते हैं। A bilinear transformation with only one fixed point is known parabolic। किसी भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम पैराबोलिक कब कहते हैं, जब उसका केवल और केवल एक फिक्स पॉइंट हो। ठीक। ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद टू फिक्स पॉइंट सच दैट मोड ऑफ के इक्वल्स टू 1। देखो, उसके दो फिक्स पॉइंट है और जो के है कांस्टेंट है, आगे उसका मोड क्या है, 1 है, पर वो 1 नहीं, के 1 नहीं है, मोड 1 है। जैसे आई है माइनस आई है, वे 1 थोड़ी है, तो उनका मोड भी 1 हो। इज सेट टू बी इलिप्टिक। और अगर के क्या है हमारा, पॉजिटिव है और 1 नहीं है, तो उसे हम, उसका मोड भी 1 नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हाइपरबोलिक। है नहीं, मतलब मोड ऑफ के नॉट इक्वल टू 1। दो फिक्स पॉइंट, अगर उसका मोड 1 है तो इलिप्टिक, और अगर उसका मोड, देखो, और के क्या है, उसका मोड 1 नहीं है और वो पॉजिटिव है, तो उसे हम बोलते हैं हाइपरबोलिक। एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो वो हाइपरबोलिक है, ना इलिप्टिक है, ना पैराबोलिक है, उसे बोलते हैं हम डोक्सो डोक्सो क्या है, डोक्सोडोर्मिक। ठीक है। मोटोक्सोडोर्मिक में क्या होता है, इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं और के किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है अडोक्सोडोर्मिक में। चलो भाई, पैराबोलिक पता चला तुम्हें, वन फिक्स पॉइंट। इलिप्टिक में क्या है, टू फिक्स पॉइंट विद मोड के इक्वल टू 1। हाइपरबोलिक में क्या है, हाइपरबोलिक में टू फिक्स पॉइंट विद के ग्रेटर देन 0 मोड ऑफ के नॉट इक्वल टू 1। सही बात है। चलो, ये हो गया इतना। अब आता है क्रॉस रेशो। क्रॉस रेशो क्या होता है, देखो, अगर Z1 Z2 क्या है, एक ट्रिपलेट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी तरह क्या है, दूसरा ट्रिपलेट है W1 W2 W3। क्या है, दो सेट है सी इन्फिनिटिव में, मतलब एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में, जहाँ इन्फिनिटिव भी हो सकता है। तो वो कह रहा कि एक देयर एग्जिस्ट ए यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन विच टेक Zi टू Wi। मतलब जो इन तीन पॉइंट को इन तीन पॉइंट पर मैप कर रही यूनिक मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कैसे लिखते हैं उसे, W1, देखो W माइनस W1, इसके नीचे W1 माइनस W2, फिर W2 माइनस W3 और W3 माइनस W1। ऐसे Z माइनस Z1, Z1 माइनस Z2, Z2 माइनस Z3, Z3 माइनस Z1 लिखना आ गया। देखो, अब ये दो क्वेश्चन तुम्हें करने हैं। तुम्हें वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी जो 1 - 1 0 1 को इन तीन पॉइंट पर मैच कर रही है। रख दो वैल्यू, यू W1 W2 W3, यू क्या Z1 Z2 Z3। तो W1 W2 की वैल्यू रखी और बस कर दिया सोल्व, ये आ गया। अब तुम्हें दूसरे भाग में क्या करना, वो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन बतानी जो I1 और -1 को 1 0 इन्फिनिटी पे मैच कर रही। तो तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें क्या करना, रख देना बस और सोल्व कर देना। और याद रखना, देखो इन्फिनेटिव ऊपर नीचे जब भी आएगा तो वो
कुछ भी हो, चाहे यहाँ ए हो चाहे कुछ भी हो, ए बी कुछ भी हो, वो कैंसिल होकर -1 देगा सदैव। ये दोनों मतलब इन्फिनिटी वाले दोनों फैक्टर काट दो और उसकी जगह -1 रख दो। ठीक है। चलो ये आ गया इसका आंसर। ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भाई पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब बात आती है इनवर्स पॉइंट की। देखो इनवर्स पॉइंट क्या होते हैं। मान लिया ये स्ट्रेट लाइन है, एक पॉइंट यहाँ है अल्फा, तो इसका इनवर्स पॉइंट होता है अल्फा बार। इससे इतनी दूरी पे नीचे अगर यह डिस्टेंस एक थी तो यह भी एक ही होगी। ये होता है इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए लाइन। ठीक है। अब सर्किल के रेस्पेक्ट में क्या होता है इनवर्स पॉइंट। सर्किल के रेस्पेक्ट में क्या होता है, टू पॉइंट्स पी एंड क्यू आर कॉल्ड इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल ऑफ रेडियस पी एंड सेंटर एट जेड नोट इफ वो सॉरी रेडियस रो है। दो पॉइंट है पी क्यू ने हम कब कहेंगे, किसी सर्किल के इनवर्स पॉइंट जिसकी रेडियस रो है सेंटर जेड नोट है, जब पी की उसके सेंटर से दूरी, क्यू की उसके सेंटर से दूरी रेडियस के स्क्वायर के बराबर होती है। उनकी सेंटर से दूरी का गुणनफल रेडियस के इनवर्स के बराबर होता है, वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक। तो हम बोलते हैं कि वे इनवर्स पॉइंट है विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। सही बात है। अगर एक इनवर्स पॉइंट सर्किल के अंदर है तो दूसरा बाहर होगा। ठीक है। एक उसके सेंटर पे है तो दूसरा इनफाइनाइट पे होगा। ठीक है। आगे समझिए, इफ वन पॉइंट इज एट द सेंटर अदर इज एट इंफिनिटी, अगर एक बाउंड्री पे है तो दूसरा भी बाउंड्री पे होगा। चलो ये तो हो गया इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। अब यहाँ एक थ्योरम बनती है, थ्योरम बाई थ्योरम का प्रूफ करता तो बड़ा मजा आता है। क्या कहती है थ्योरम, ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल और लाइन इनटू इनवर्स पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू सर्किल और लाइन। मतलब सीधी सीधी हिंदी में बात यह है कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांस, भाई कितने लोग हैं जो अब तक जुट रहे, सच्ची सच्ची बता दो। चलो एक जुट रहा भाई, चलो। मतलब मुझे ये नहीं लगा मैं खाना खा बोल रहा, मतलब कभी ऐसा हो मैं बोलने जा रहा, मेरे सिर में दर्द हो गया स्क्रीन पे देखते 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 आज मैं 3 दिन जितना पड़ा। चलो एक और जुट रहा भाई, 2 दिन चल, दो तो होते हैं याद रहेगा ना। तो एक और जाग रहा पर रजाई में देखो इससे बोल रहा है तो। देखो आज मैं तीन 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 जितना पढ़ा दिया, कल फॉर्मल का आज मैं 70% हिस्सा खींच दिया। ठीक है। अब हमें हिंदी में या थोरम कह रही है कि कोई भी बाइलिनियर एक और भाई आधा जाग रहा है। चलो मैं मान लिया 3.5 लोग जाग रहे, 3.5 बहुत है भाई पढ़ाने के लिए। ठीक है। पता के सारे गणित करोगे, ठीक है। कोई खेती करेगा, कोई कुछ और करेगा, दूरी पे दुनिया चलेगी, सारे मान लिया धरती पर सबने गणित कर दिया भाई, फिर कैसा काम चलेगा, बावले नहीं हो गए लोग। इसलिए कोई बात नहीं। इस थ्योरम का हिंदी में मीनिंग है कि कोई भी बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स पॉइंट को इनवर्स पॉइंट में बदलती है, जो हमें प्रूफ करना है भाई। देखो हमने मान लिया पी क्यू क्या है, इनवर्स पॉइंट है किसी सर्किल के, तो सर्किल की इक्वेशन को जिसके इनवर्स पॉइंट पी क्यू ऐसे लिख सकते हैं। ये करने का इम्पोर्टेंट है। ये पॉइंट जिस सर्किल इनवर्स पॉइंट पी क्यू है किसी सर्किल के, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। ठीक। उसकी इक्वेशन होगी मोड ऑफ जेड माइनस पी मोड ऑफ जेड माइनस क्यू इक्वल टू के। ठीक है, हो गया यार। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि सर्किट के इनवर्स पॉइंट पी क्यू है तो सर्किट की इक्वेशन क्या होगी। सही बात है। चलो अब हमने एक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मान लिया, डब्ल्यू बराबर ए जेड प्लस बी अपॉन सी जेड प्लस बी, तो जेड किसके बराबर आ गया, उल्टा कर देंगे और निकाल लेते हैं। ठीक है। अब हमने क्या करा, जेड की वैल्यू रख दी यहाँ इस इक्वेशन में, जेड की वैल्यू रखी। ठीक है। और इसे थोड़ा सा एलसीएम एलसीएम लेके एडजस्ट कर लिया। फिर हमने क्या करा, ये डी प्लस सी पी है ऊपर कॉमन ले लिया ऊपर से, नीचे क्या है डब्ल्यू का मल्टीपल में डी प्लस सी क्यू नीचे से कॉमन ले लिया, तो ये और इधर लिया, इधर आके ये उल्टे हो जाएगा, जो नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर नीचे। सही बात है। अब देखियो यू क्या बन रहा, ए कांस्टेंट, पी कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, सी कांस्टेंट, पी, मतलब ऊपर भी कांस्टेंट नीचे भी कांस्टेंट। इसे नाम दिया पी डैश, इसे नाम दिया क्यू डैश,
इधर वाले को नाम दिया हमने कितना, K डैश। तो यह क्या आ गई, ये तो अगेन सर्किल की इक्वेशन आ गई। क्या आ गया, इनवर्स। ये इसके इनवर्स पॉइंट कौन हो गए, पी डैश क्यू डैश हो गए। क्यू डैश भाई ये याद रखने तुम्हें, क्यू डैश पी डैश किसके बराबर है, ए पी प्लस बी सी पी प्लस डी। और क्यू डैश किसके बराबर है, ये, जहाँ पी क्यू पहले वाले सर्किल के इनवर्स पॉइंट थे। ठीक है, तो क्या इनवर्स पॉइंट में बदल दे, हो गया प्रूफ। भाई एमएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब एक रिजल्ट कहता है कि जो क्रॉस रेशो है वो इनवेरिएंट है अंडर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब क्रॉस रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ता बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, चलो। अब मैं भाई कुल 5 मिनट लूंगा, 5 मिनट 2.5 मिनट लूंगा। देखो ये इम्पोर्टेंट है, एमएससी में तो ये बहुत बार पूछा गया, ये नेट में पूछा गया भाई, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। कन्फॉर्मल सेल्फ मैप ऑफ डिस्क एंड हाफ प्लेन। देखो हमने मान लिया बी क्या है, अपर हाफ प्लेन में कोई पॉइंट है, तो जो यह मैप है हमारी ई की पावर आई थीटा जेड माइनस बीटा बार क्या करती है, वो अपर हाफ प्लेन को यूनिट सर्किल के अंदर के हिस्से में मैप करती है। मतलब अगर यू अपर हाफ प्लेन है तो इसे कहाँ मैप करती है, वो यूनिट सर्किल के अंदर के हिस्से में, इस हिस्से को। ठीक है, और जो यह लाइन है, यह लाइन एक्सिस वाली से इसकी बाउंड्री पे मैप करती है। और जो यू पॉइंट था बीटा इसे इसके सेंटर पे मैप करती है। ठीक है, अब ऐसे ही चार थ्योरम बनती है। अगर मैं इस बीटा को कहा ले लूँ, लोअर हाफ प्लेन में ले लूँ, तो फिर यह थ्योरम लोअर हाफ प्लेन को इस सर्किल के अंदर, बाउंड्री को बाउंड्री पे, बीटा को वहाँ। अगर मैं इसे बीटा को कहा ले लूँ, लेफ्ट वो राइट हाफ प्लेन में ले लूँ या लेफ्ट हाफ में ले लूँ, तब भी यही काम करती है ये थ्योरम। ठीक है, चलो इस थ्योरम का प्रूफ देख लेते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ठीक है, ये लिख दिया। अगर बीटा एच माइनस में है तो यह क्या करती है, लोअर हाफ प्लेन को यूनिट डिस्क में मैप करती है। और सेम इनके लिए है, हमने क्या मान लिया, यूनिट सर्किल मान लिया डब्ल्यू इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें पता है कि प्रत्येक बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, इनवर्स पॉइंट में मैप करती है। ठीक है, अब हमने बीटा बीटा बार क्या मान लिए, इनवर्स पॉइंट मान लिए विद रेस्पेक्ट टू लाइन। या लाइन कौन है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू जीरो। इस लाइन पे इमेजिनरी पार्ट कितना है, वाई, जीरो है। तो बीटा बीटा बार क्या है, इनवर्स पॉइंट है इस लाइन के। ठीक है, अब ये सर्किल कौन है, मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1, इसका सेंटर कौन है, जीरो। तो इसका इनवर्स पॉइंट हमने क्या मान लिए, एक सेंटर पर मान लगे तो दूसरा इन्फिनिटी होगा। अब ये क्या है, डब्ल्यू किसके बराबर है हमारा, ये जेड प्लस बी, ए कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये देखो जीरो किसकी इमेज होगा, देखो इन तुमने कहा था कि इनवर्स पॉइंट ये है। अब इधर इनवर्स पॉइंट ये मान ले, तो इनवर्स पॉइंट की इमेज तो होगा, तो जीरो किसकी इमेज होगा, माइनस बी अपॉन ए की। जब जेड बराबर माइनस बी अपॉन ए रखोगे तभी तो जीरो आएगा, डब्ल्यू बराबर। ठीक, और इन्फिनिटी किसकी इमेज होगा, जब जेड बराबर माइनस डी अपॉन सी रखोगे। तो बीटा किसके बराबर हो गया, हमारा एक इनवर्स पॉइंट, ये दूसरा इनवर्स पॉइंट, ये सही बात है। तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसा आ गई हमारी, बी अपॉन ए की वैल्यू यहाँ रखी, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, सही बात है। तो अब वो क्या कह रहा कि डी पॉइंट जेड इक्वल टू जीरो मैप्स डब्ल्यू इक्वल टू 1। तुम जेड की जगह जीरो रख दो और दोनों साइड का मोड ले दो। तो देखो बीटा और बीटा बार का मोड तो सेम आएगा, तो इधर क्या बचेगा, ए बाई सी। ए बाई सी का मोड कितना है, 1। अगर ए बाई मोड ऑफ ए बाई सी इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ए बाई सी क्या है, ए की पावर आई थीटा है, क्योंकि ए की पावर आई थीटा का मोड 1 हो। तो ए बाई सी की वैल्यू हमने रख दी। सही बात है, बस यही प्रूव करना था। कितना आसान प्रूफ है, बड़ा मजेदार प्रूफ है भाई। अब मैं ये एक थोड़ा, ये मतलब नेट में भी कुछ जाली 5 नंबर में। ठीक, ये मैं सेम इसी तरह प्रूफ है। ये क्या करती है, यूनिट डिस्क को यूनिट डिस्क में ही बदलती है, वो तो प्लेन को डिस्क में बदलती थी। और ये वन वन होती है केवल इन पॉइंट को छोड़ के। ये तुम्हें अपने आप करना, डू योर सेल्फ भाई, ये प्रूफ तुम्हें अपने आप करना। अब मैं कल उन्हीं लोगों को पढ़ाऊंगा जो इस काम को पूरा कर लेंगे। सही बात है, मैं इसकी पीडीएफ तुम्हें भी भेज दूंगा।
इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग अभी भेज दूंगा, बस इतना काम कर लेना। कितने पेज पढ़ाए हुए तुम्हें आज? 14 पेज पढ़ाए और मुश्किल से 10 पेज का 12 पेज का काम हो रहेगा। फिर पूरी कन्फॉर्मल पूरी, मैं दावा करूँ एमएससी नेट कोई पेपर हो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। आज मैं क्वेश्चन नहीं कराया, आज तो मैं एक तरह से थ्योरी पे गया। थ्योरी में क्या क्वेश्चन निकल सकते थे वे बताने की कोशिश करी, कल कुछ क्वेश्चन और बताने की कोशिश करूंगा थ्योरी पे। ठीक है भाई, चलो ओके। पढ़ाई सारा कुछ और बात बताओ।